Now we are going to study about biogeochemical cycle. We are going to study about biogeochemical cycle. अब ये साइकिल होता क्या है? तो ये साइकिल में आप देख सकते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो बायो मीन्स living. So there is a interaction between biotic and abiotic component. Interaction between biotic and abiotic component of what? बायोस्फीयर. क्योंकि बायोस्फीयर में जो है ऐसा लेयर है, ऐसा जोन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. तो लाइफ को सपोर्ट करने में एबायोटिक कंपोनेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो विदाउट एयर वाटर नो लिविंग थिंग कैन एग्जिस्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है कांस्टेंट है. एक कांस्टेंट है किसके बीच में? बायोटिक एबायोटिक के कंपोनेंट के बीच में. ये किसके कंपोनेंट है? ये बायोस्फीयर के कंपोनेंट हैं. और ये जो होते हैं ये डायनेमिक होता है. मतलब चेंजेस हो रहे हैं लेकिन सब कुछ कांस्टेंट है. आप देखोगे चेंजेस हो रहे हैं. वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर से वाटर बना, वाटर से. तो ये जो है वाटर का जो परसेंटेज है कांस्टेंट है. तो चेंजेस तो हो रहे हैं. वाटर से वाटर वेपर तो बन रहा है, वाटर वेपर से लिक्विड तो बन रहा है. बट ये क्या प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है डायनेमिक. चेंज हो रहा है बट ये कांस्टेंट है. तो स्टेबल सिस्टम भी है. सिस्टम कैसा? स्टेबल है. तो अब यहाँ पे क्या होता है? इंट्रैक्शन. अब ये जो बेसिकली किसका इंट्रैक्शन हो रहा है? मैटर और एनर्जी के बीच में, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट जो भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या डिफरेंट कंपोनेंट बायोस्फीयर के. तो उसके बीच में क्या हो रहा है? एनर्जी और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन. सभी कुछ क्या मानते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग? मैटर मानते हैं और एनर्जी मानते हैं. तो एनर्जी और मैटर के बीच में क्या हो रहा है कि इधर से इधर पे बदल रहा है, उधर से उधर बदल रहा है. वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर से वाटर बन रहा है. तो क्या हो रहा है कि और वाटर से वाटर वेपर बनेगा तो हीट एनर्जी चाहिए. गर्म करेंगे पानी या जो सन के रे से गर्म होगा पानी तभी वाटर वेपर में बदलेगा. तो एनर्जी ले रहा है. फिर वाटर वेपर से वाटर में बदल रहा है तो एनर्जी दे रहा है. तो ये जो लेने और देने वाले क्या है? एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है. और वाटर क्या है? मैटर है. तो किसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है? मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है. तो मैटर को एनर्जी मिल रहा है तो दूसरा फॉर्म में चेंज हो रहा है. फिर दूसरा फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में आ रहा है, एनर्जी को लूज़ कर रहा है. तो इस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है. और हम लोग देखेंगे बारी बारी से डिफरेंट साइकिल को, जो हम 6 क्लास में भी पढ़े थे. जिस चीज़ को 8 क्लास में भी हमने पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा. बाकी सब कुछ बेसिकली सेम ही होगा. तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही ईजी होने जा रहा है ये इधर वाले जो साइकिल वाला पार्ट है. और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स स्कोरिंग है. उसका डायग्राम प्लस उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दोनों कुछ करना है. तो पहले डायग्राम समझ जाएंगे और उसी को हम लोग एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट. जियोकेमिकल साइकिल में कौन कौन साइकिल आएंगे तो हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वाटर साइकिल होता क्या है, जो कि हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो the process in which water evaporate, fall on the ground as a rain and later flows back into the seas or via river is known as water cycle. तो एक तरह का साइकिल क्या है? रोटेशन है. कि आप देख रहे हैं कि वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर से फिर से क्लाउड बन रहा है, क्लाउड से फिर से ये वापस आ रहा है. तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं इवेपोरेशन हो रहा है. इवेपोरेशन से क्या बनेगा? कंडेंसेशन होगा, रेन बनेगा और रेन से प्रेसिपिटेशन होगा. और भी जो है ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है. ट्रांसपिरेशन हो रहा है और उससे भी वाटर वेपर जो है ये क्या हो रहा है? वाटर वेपर बन रहा है. देन और भी है रिस्पिरेशन में भी हम लोग वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. और ये वर्षा के रूप में स्नोफॉल के रूप में, रेन के रूप में नीचे आता है. तो सरफेस वाटर पहले बनता है. फिर ये क्या होता है? ग्राउंड वाटर बनता है. ये ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्राउंड वाटर बनेगा. फिर क्या होता है? कभी कभी ये या तो हैंडपम्प या कोई भी मोटर लगा के हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का. और ये कभी कभी पार्ट बन जाता है सरफेस वाटर का. तो इस तरह जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो वाटर साइकिल होता है.
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन जो है 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और ये जो है इजीली अवेलेबल नहीं है प्लांट को, बिकॉज इट इज़ इन द गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, लिक्विड फॉर्म में ही प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि चूँकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है कुछ बैक्टीरिया जो है, या तो रूट नोडल्स में होंगे, या कुछ बैक्टीरिया जो है फ्री लिविंग होंगे जो कि सॉइल में पाए जाएंगे। तो ऐसे जो फिक्स जो इसको तोड़ते हैं उसको कहा जाता है, ये बॉन्ड का टूटना जो हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। और जब टूटता है तभी कुछ दूसरे कंपाउंड बनेंगे। तो ये बनाता है, ये जो तोड़ने का काम करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो समटाइम दे आर फाउंड इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। जो प्रोटीन कंटेनिंग पल्सेस प्लांट जो होते हैं जनरली उसमें पाया जाता है, और इसका काम यही होता है इसको तोड़ना, और तोड़ के जो है अमोनिया बनाना। तो इसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। तो ये इसको हम लोग देखेंगे बुक में। पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या होता है। फिर अमोनिया जो है उसको, अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्राइट फॉर्म में चेंज कर देता है। फिर नाइट्राइट फॉर्म से ये इसको चेंज कर देता है नाइट्रेट फॉर्म में। अब ये नाइट्रेट फॉर्म ही एक्चुअली एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और फिर ये प्लांट जो है प्लांट को एनिमल खाएगा, और एनिमल जो है फिर एनिमल का बॉडी में जो है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये जो है ये जो नाइट्रेट है वो किस में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। और ये प्रोटीन जो पल्सेस होते हैं, या प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है प्लांट में, सो इसी नाइट्रेट से ये प्लांट जो है प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है उनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है। तो प्रोटीन के लिए चाहिए, हाइड्रोजन भी मिल ही रहा है वाटर से, प्रोटीन के लिए चाहिए कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ये चारों चीज़ें चाहिए। तो ये तो उनको मिल रहा है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? तो नाइट्रोजन जो है इसी से मिलता है, इस प्रोसेस से मिलता है। और जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और डायरेक्टली इसको नाइट्रेट फॉर्म में चेंज कर देता है, और दैट इज़ लाइटनिंग। लाइटनिंग में जो है एटमॉस्फेयर में N2O2 है, वो तो डायरेक्ट जो है उसको नाइट्रेट फॉर्म में चेंज कर देता है। तो ये जो है डायरेक्ट जो है प्लांट जो है ले लेगा उसको। तो इस तरह जो है जब प्लांट का डेथ होगा, या एनिमल एक्सक्रीटा जो भी अमोनियम कंपाउंड कंटेन करते हैं, तो ये अमोनियम जो कंपाउंड है अगेन जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको चेंज कर देता है नाइट्रेट, और अगेन प्लांट इसको यूज़ अप कर लेते हैं। जब ये मरेंगे तो मरने के बाद जो होगा इनके बॉडी पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करेगा, और डीनाइट्रिफिकेशन होगा। तो N2 जो था, NN था, अब इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना, और ये फिर से ये एटमॉस्फेयर में N2 के रूप में चला जाता है। तो आपने देखा कि इस तरह जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेट्स सी इन द बुक। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन के बाद ये प्लांट में गया, प्लांट के बाद ये एनिमल में गया, एनिमल ने ईट किया, खाया। उसके बाद जो है जो है ये इसका डेथ हो गया। फिर डेथ होने के बाद ये अगेन जो है क्या करेगा, जब ये मर जाएगा ह्यूमस बनेगा, तो ह्यूमस में अगेन अमोनिया रहेगा, अमोनिया अगेन नाइट्रेट में, नाइट्रेट से नाइट्रेट में, फिर ये वापस प्लांट में मिल जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा, प्लांट में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो एरो, सॉरी, ये आप एरो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, और ये इसमें चेंज होने के बाद जो है ये प्लांट ले लेगा। अगेन जब इनका डेथ होता है, तो प्लांट का डेथ होगा, तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और ये डीनाइट्रिफिकेशन से फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर जाता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और जिसके वजह से जो है ये जो है
नाइट्रोजन जो है रिटर्न हो जाएगा। और जब से एटमॉस्फेयर बना, जब से अर्थ बना, तो तब से जो नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है, और दिस इज़ ड्यू टू दिस साइकिल ओनली। तो ये साइकिल की वजह से ये जो है फिक्स है एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन। तो इस तरह जो है ये हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में बस दो प्रोसेस आपको जानने हैं। वन इज़ फोटोसिंथेसिस, अदर इज़ रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है प्लांट लेंगे और ये बनाएंगे ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है कुछ नहीं है, इसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। अब ये प्लांट अगर डेथ डिके हो जाता है, आपने जो पेट्रोलियम कोल का चैप्टर पढ़ा होगा 8 क्लास में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लांट जो है कोल कब बना। कोल 300 जो है मिलियन ईयर्स उनको प्लांट क्या हो गया कि सारे ये जो कोल बनने का जो प्रोसेस हुआ, वो कैसे हुआ कि वो अर्थक्वेक आया और उससे क्या हो गया कि जो फॉरेस्ट था वो पूरा नीचे दब गया और जिससे कोल बना। तो कोल में एक्चुअली होता क्या है, कोल में एक्चुअली जो कार्बन होता है वो कार्बन होता है कोल, और उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो मेनली ये जो कोल होता है वो कार्बन कंटेन करता है, और जो प्लांट के डेड डिकेइंग से ये बना है। नाउ अब ये एनिमल इसको लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी बनाएंगे, और ये फिर क्या होगा कि ये जब दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। ये क्या बनेगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। तो इस तरह होगा। और उसके बाद जो है इनका यूज़ जो हो जाता है वो शेल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, वो जैसा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल बनाता है, जो कि सेल क्या होता है, कार्बोनेट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो जो मेरीन एनिमल होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो जनरली क्या होता है, शेल के फॉर्म में होते हैं। तो शेल उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ये शेल जो बनाया जाता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके शेल बनाएंगे, और ये जब फिर से दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये लाइमस्टोन बनाएंगे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है फूड रिस्पिरेशन से भी रिलीज होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका जो डिकम्पोजिशन से भी रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो बर्निंग जो होगा, वॉल्केनिक इरेप्शन होगा, बर्निंग होगा, फॉरेस्ट फायर होगा, ये सबसे भी रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट होगा। CO2 क्या होगा, परसेंटेज ऑफ CO2 जितना था अर्थ जब बना था, और उतना ही परसेंटेज होगा ड्यू टू दिस बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसका नाम है कार्बन साइकिल। तो आपने इसको देख लिया, समझ लिया होगा। नाउ इट्स टर्न टू रीड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं ग्रीन हाउस होता क्या है। तो बहुत ठंडे जगह में क्या होता है, प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, बिलो विच इट कैन नॉट ग्रो। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, एक इनक्लोजर बनाया जाता है जिसके अंदर वो प्लांट रहते हैं। और ये वो जो इनक्लोजर होता है, वो जो एक तरह का ढक्कन होगा, जिसमें के अंदर प्लांट जो है रहेंगे। और ये ढक्कन बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह का इनक्लोजर होता है ये। और इसमें क्या होता है, प्लांट उगाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, प्लांट जो है उगाए जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही सनरेज इंटर करेगा इसमें, तो इंटर तो कर जाएगा लेकिन ये निकल नहीं पाएगा। तो जो भी सनरेज आएंगे इसके अंदर ही रह जाएंगे, और जिसके वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा, हीट जो होगा, इसके अंदर जो है बढ़ जाएगा। तो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो एरिया होगा, ये जो इनक्लोजर के अंदर वाला जो एटमॉस्फेयर इसका होगा, वो कैसा होगा, हॉट होगा।
और जिसके वजह से क्या होगा कि प्लांट जो है उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा और वो ग्रो भी अच्छे से कर पाएगा। तो ये है ग्रीन हाउस एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस। एंड अब ये जो इफ़ेक्ट है वो हमारा एटमॉस्फेयर शो करता है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल जो है इनक्लोजर की तरह बिहेव करता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ है और उसके चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है। दिस इज एटमॉस्फेयर। नाउ ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी क्या होगा कि सनरेज आएगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस ये निकल नहीं पाएगा बाहर। ओके ये जो है आएगा और जो है ये निकल नहीं पाएगा बाहर, और ड्यू टू सर्टेन सर्टेन व्हाट गैसेस ये जो है उसमें ट्रैप हो जाएगा। तो अब जो ये ट्रैप होने का जो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस का क्या दिखा रहा है, ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट दिखा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ जो है क्यों उस पे वो रहने लायक इसलिए बना है ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होते, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होते, और जो गैसेज जो ये इफेक्ट शो करेंगे जिसके वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होगा, दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज अगर नहीं होंगे तो क्या होता, ये अर्थ पे जैसे दिन में जो है 200 डिग्री सेल्सियस होता, रात में -200 डिग्री सेल्सियस होता। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या करता है, टेम्परेचर को पकड़ के रखता है। इवन जो रात में भी ये टेम्परेचर जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो ये जो है ट्रैप करके रखता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना अच्छा रहता है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे अब ये गैसेस कौन कौन से हैं, तो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, और वाटर वेपर है, बहुत सारा गैसेस इसके अंदर आता है, मीथेन, देन सो बहुत सारे गैसेस इसके अंदर आते हैं। तो ये और जैसे जैसे अगर ये तो ठीक है, टेम्परेचर सही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रहेगा तभी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो पॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो CO2 का मात्रा है बढ़ रहा है। मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जितने CO2 होंगे उतने जो है ये जो CO2 जितने अधिक होंगे उतना हीटिंग, क्योंकि ये ट्रैप करेंगे हीट को, और ट्रैप करेंगे तो जितने नंबर ऑफ CO2 बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हीट को ट्रैप करने की क्षमता बढ़ेगी। हीट को ट्रैप करने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा कि उतना जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक ही जगह नहीं, आप देख सकते हैं पूरे ग्लोब में, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर पोलर आइस कैप पिघल जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, जो भी समुद्र में जो आइलैंड है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और ये इसका वजह, मेन वजह क्या है, CO2 का बढ़ना। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल, फिर लोग भी बढ़ रहे थे, बर्निंग, ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल बहुत ही सिंपल है, और ऑक्सीजन साइकिल में जैसा कि देख रहे हैं 21% ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन कांस्टेंट होता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑक्सीजन जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल जो स्पीसीज़ होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैट्स हो गए, तो इसमें ये पाया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन का यूज़अप करता है, यूज़ होता है ऑक्सीजन मेनली जो है 3 प्रोसेसेस में यूज़ होंगे, कंबसन, रिस्पिरेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो इसमें जो है यूज़अप होगा, और रिटर्न जो होगा केवल क्या है, फोटोसिंथेसिस, उसी के थ्रू रिटर्न होता है। तो ये बहुत सिंपल है और आप लोग बना सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हुआ, फिर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है रिस्पिरेशन में यूज़ हो गया। फिर क्या हो गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस में ये मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल जो है क्या हो गया, प्लांट ने खाया, प्लांट ने क्या किया, प्लांट को एनिमल ने जो है उसको खाया, और उसके बाद जो है प्लांट भी ये मॉलिक्यूल रखेगा और उसमें जो है रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगा। तो जनरली कौन सा मॉलिक्यूल जलता है तो रिस्पिरेशन होता है। कोई भी चीज़ चलाते हैं तभी क्या होता है, बर्निंग होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कुछ भी चीज़ चलाते हैं। तो यहाँ पे जो होगा बॉडी में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जलता है, बर्न करता है, और ये मॉलिक्यूल बर्न करेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, प्लांट को भी और हमें भी एनर्जी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं रिस्पिरेशन में CO2 रिलीज होगा, ये रिस्पिरेशन में वाटर वेपर रिलीज होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएंगे, और यूटिलाइज होने के बाद ये अगेन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो कुछ बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन हमेशा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है और पॉइजनड बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन, वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया के लिए पॉइजन्स का काम करता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है बैक्टीरिया की मदद से, वो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। तो ये सारे हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होते हैं। अब है ओजोन लेयर। Now we are talking about ozone layer. Ozone layer is found in what? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक स्पेशल मॉलिक्यूल मिलता है जो कि बिल्कुल ऑक्सीजन से मिलता जुलता है, दैट इज़ ओजोन। ओजोन पाया जाता है। तो ये ओजोन जो है वो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है। सो दिस इज़ ओजोन। नाउ दिस ओजोन इज़ पॉइजनस फॉर अस। लेकिन ये जो है, और ये हमारे नज़दीक नहीं, ये दूर है, तो ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट दे आर यूज़फुल है। किस केस में? ये ओजोन लेयर क्या काम करता है? जनरली ओजोन लेयर में ओजोन पाया जाता है, और जब भी जो लाइट एनर्जी के साथ सन की एनर्जी के साथ जब यूवी रे पहुंचता है वहाँ पे, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वापस जो है O3 जो है वो इस तरह का फिनोमेना होता रहता है, O2+O। ये मैंने 2 एरो इसीलिए लिखा है कि ये जो है होता ही रहता है। ये इसमें चेंज करेगा, फिर ये वापस इसमें चेंज करेगा, फिर ये इसमें चेंज करेगा। तो ये जो इसमें चेंज करता है, ये आफ्टर एब्जॉर्बिंग यूवी, ये यूवी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके फिर से वापस इसमें O2+O में चेंज करता है, फिर से वापस इसमें आ जाता है। तो इस तरह का फिनोमेना से क्या होगा कि यूवी पूरी तरह ख़त्म हो जाता है उसी लेयर में, वो नीचे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, और लाइफ फॉर्म को डैमेज नहीं कर पाता। बहुत सारे अगर यूवी रेज पहुंचता है तो बहुत सारे कैंसर, स्किन कैंसर, बहुत सारी जो है जो भी लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने का कैपेसिटी इसके पास है। तो यूवी पहुंच ही नहीं पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ओजोन। अब हम लोग जो है, हम लोग की वजह से ये लेयर डिस्टर्ब हो रहा है। ये लेयर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ओजोन लेयर में होल आ रहा है। तो ओजोन लेयर में होल आने का मतलब है कि कुछ एरिया में ओजोन ख़त्म सा हो गया है, और धीरे धीरे ये ओजोन होल बढ़ता ही जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है? तो एक वजह है इसका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये जो है ओजोन होल को बढ़ा रहा है। अब ये ओजोन होल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये ओजोन होल 1980 में कैसा था, फिर 90 जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर लिया गया तस्वीर है, 1980 में कैसा था, 85 में कितना बढ़ गया, और 90 में कितना बढ़ गया। तो इसके वजह से क्या होगा, ओजोन जो होल बढ़ेगा तो फिर जो है प्रॉब्लम आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, सभी को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया, और आई होप ये पूरे चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।